हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी आईक्यू मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे थंबनेल देख ही रखे होंगे कि एक न्यू चैनल लॉन्च हो चुका है आपके स्टेट पीसीएस के लिए विथ ऑटमोस्ट क्वालिटी। तो दोस्तों, एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को विजिट कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके स्टेट पीसीएस की तैयारी में काफ़ी मददगार होने वाला है। क्योंकि हम सब का एक सपना है, हमारी टीम का एक सपना है कि अब हम एसडीएम बन के रहेंगे और स्टडी आईक्यू की पूरी पीसीएस टीम आपके इस सपने के साथ हमेशा खड़ी है। तो जाइए एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, बज चुके हैं घड़ी के 8 और जैसे ही घड़ी के 8 बजते हैं हमारी और आपकी मुलाकात होती है हमारे बीपीएससी के बिहार जीएस सेक्शन के साथ। ये मेरा वीकली शेड्यूल जो कि आपके सामने है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंडे को मैं पढ़ाता हूं बिहार पॉलिटी, ट्यूसडे को मैं आपको कराता हूं बिहार इकोनॉमी, वेंसडे को मैं आपको कराता हूं बिहार मिसलेनियस, थर्सडे को मैं आपको कराता हूं बिहार सेंसस और फ्राइडे को मैं आपके कराता हूं बिहार हिस्ट्री और सैटरडे को मैं आपके कराता हूं बिहार ज्योग्राफी। आज है आपके ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के दिन आज की क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे हमारे बिहार इकोनॉमिक के टॉपिक को। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको चीज़ें और आपके शेड्यूल जो है आपको ये याद रहें। तो मैं उम्मीद करता हूं जो लोग बच्चे मेरे से क्लास ले रहे होंगे उन्होंने एक मोटी रजिस्टर कॉपी बना ली होगी और उस रजिस्टर में वो अपने नोट्स को तैयार कर रहे होंगे, जो कि आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने व रखने वाला है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टडी आईक्यू की तरफ से आप सबके लिए एक तोहफा है, उस तोहफे को मैं बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, तोहफा ये है कि स्टडी आईक्यू ने लॉन्च किया है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी नाम की एक किताब, जो कि आपकी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों को कवर अप करेगी। तो अगर आपको इस किताब पसंद है तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। और याद रखिएगा दोस्तों, आपको एक किताब पसंद है, ये मैं बोल रहा हूं इसलिए मत ऑर्डर कीजिए, आप इसलिए ऑर्डर कीजिए क्योंकि इस किताब में आपको मिल जाएंगे इंडिया की फिजिकल और ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी की कंप्लीट कवरेज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपके कवर अप करेगी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस सारे एग्जाम्स को। इस पुस्तक की सबसे खास विशेषता है कि इसमें बहुत ही आसान लैंग्वेज और बहुत ही एक समझ अंडरस्टैंडिंग वाले लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। बेटर क्लैरिटी को और आपकी क्लैरिटी को और बेहतर करने के लिए इस पुस्तक में आपको तकरीबन 200 से ज़्यादा आपके मैप्स और डायग्राम का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो जाए। इसके अलावा जो भी बच्चे दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे टेबल्स और माइंड मैप्स बनाए गए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर अप किया गया है, केस स्टडी भी डाली गई है ताकि आपके अंदर एक एग्जाम्पल्स, और आप अगर मेंस ऐसा राइटिंग लिखें तो वहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स और अच्छे ठोस एग्जाम्पल्स आप वहाँ पुट ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्यूरियोसिटी को बेहतर करने के लिए डू यू नो नाम से भी एक सेक्शन यहाँ पे डाला गया है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे इस किताब में, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी स्टडी आईक्यू की तरफ से। तो इस बुक के लिए आज ही आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजॉन दोनों से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे बैठे बुक की डिलीवरी आप लोग पा सकते हैं। तो जाइए जरूर इसको विजिट कीजिए, क्योंकि ये किताब बहुत ही ज़्यादा एक समझिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छी भाषा में लिखी गई आपकी किताब, जो कि आपके दोनों के दोनों जो स्टेट पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी दोनों के दोनों प्रेस्टिजियस एग्जाम्स को आपके कवर अप करेगी। तो चलिए करते हैं हम लोग आज अपनी क्लास की शुरुआत। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं एग्रीकल्चर इन बिहार 2। तो जो स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली क्लास किया होगा पिछले ट्यूसडे को मैंने पढ़ाया था एग्रीकल्चर इन बिहार 1, और आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे एग्रीकल्चर इन बिहार 2, यानी कि बिहार में कृषि। तो दोस्तों, पिछली क्लास के आगे हम लोग बढ़ते हुए एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि आखिर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था और किन किन प्रोस्पेक्टिव पे हम लोगों ने अपनी नज़र डाली थी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर अप किया था बिहार, लैंड ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के बारे में जाना था कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे आपको 74% बिहार की आबादी जो है वो आपके एग्रीगेरियन पे डिपेंडेंट है, या एग्रीगेरियन स्टेट है, या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जो कि एक नेशनल एवरेज जो कि आपके होता है 2/3, यानी कि लगभग आपके 66% से आपके कई ज़्यादा बिहार में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग जब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार को हम लोग इसीलिए एग्रीगेरियन स्टेट कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि बिहार के आपके जो लैंड एरिया है उनमें नेट सोन एरिया आपके बिहार में 60% है।
जो कि आपके नेशनल एवरेज 42% से कई ज्यादा है। इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने अपने पिछली क्लास में कवर अप किया था। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप लोग फटाफट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ये सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर अप किया था। इसके अलावा हमने 2 कारण पढ़े थे कि ऐसा क्यों है कि बिहार में इतना ज्यादा आपके नेट सोन एरिया है। तो इसके 2 कारण हम लोगों ने पढ़े थे। पहला कारण था सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि जो बिहार का आपके क्षेत्र है, यानी कि जो बिहार का आपका लैंड है, ये देखिए बिहार के अगर आप नक्शे को यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारी नदियां देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ पे आपको महानंदा के बगल में आपको मिल जाएगी कोसी के बगल में आपको मिल जाएगी कमला के बगल में आपको मिल जाएगी बागमती के बगल में आपको मिल जाएगी बूढ़ी गंडक के बाजू में आपको मिल जाएगी गंडक, और गंडक के बगल में आपको मिल जाएगी घाघर। तो इतनी सारी नदियां होने के साथ ही साथ बिहार का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे सोन कर्मनासा बहुत ही ज्यादा आपके एलुवियल डिपॉजिट्स के साथ है। मतलब कि इतनी सारी नदियां हैं और ये सारी नदियां अपने साथ एलुवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती हैं, और इन जलोढ़ मिट्टी लेकर के आने के कारण इस पूरे के पूरे क्षेत्र में हर जगह आपके काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड यानी कि उपजाऊ जमीन आपको देखने को मिलती है, और इसीलिए हमारे बिहार का जो क्षेत्र है ये काफी ज्यादा सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर हो जाता है। इसके अलावा दूसरा कारण हमने ये भी जाना था पिछली क्लास में, वो था आपके हिस्टोरिक कारण। अब हिस्टोरिक कारण क्या था दोस्तों? तो अगर हम लोग मैप यहाँ पे, अगर इंडिया का एक मैप हम लोग रफ मैप अगर इंडिया का हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, एक रफ मैप इंडिया का, तो हम देखते हैं कि पहले की जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता ऋग्वेदिक के टाइम पे, वो आपके कुछ यहाँ पे सिंधु घाटी के आसपास आपके बस्ती थी। उस समय में यहाँ पे काफी ज्यादा जंगल हुआ करते थे। लेकिन जब 1000 बीसी में, यानी कि 1000 बीसी में जब लोहे की डिस्कवरी हो जाती है, लोहे की खोज हो जाती है, डिस्कवरी ऑफ आयरन जब हो जाती है, तो लोगों के पास बेटर इक्विपमेंट्स यानी कि लोगों के पास बेटर आपके उपकरण मिल जाते हैं। उस बेटर उपकरण के कारण यहाँ की जंगल की कटाई शुरू हो जाती है, गंगा के मैदानी क्षेत्र की जंगल की कटाई शुरू हो जाती है, और इस मैदानी क्षेत्र की कटाई के कारण बड़ी तेजी से कटाई होती है, और जो फॉरेस्ट लैंड है वो आपके एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट होता है। और यही कारण है कि आपके ये जो गंगा के मैदानी क्षेत्र में आपको ज्यादातर महाजनपद देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके इकोनॉमिक सेंटर डेवलप होने लगते हैं, एक आपके एग्रीगेरियन स्टेट बनने लगता है, और खेती जबरदस्त तरीके से इस सारे एरिया में आपके होने लगती है। और आयरन की डिस्कवरी के बाद, लोहे की डिस्कवरी के बाद जो एग्रीकल्चर टूल्स हैं, वो सारे टूल्स भी आपके लोहे के बनने लगते हैं, और लोहे के टूल्स के कारण जो आपकी जमीन की खुदाई है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, और प्लगिंग यानी कि जो खेत को जो जोतना होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाती है। और हिस्टोरिकली हमारे बिहार में काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर उस टाइम से बढ़ने लगता है। तो ये भी आपके एक कारण है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अपने पिछली क्लास में कवर अप किया था। इसके अलावा पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने जाना था क्रॉपिंग सीजन के बारे में। अभी एक बार मैं रिकैप करा रहा हूं, फिर मैं नए टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। आज मैं आप लोग को कुछ क्रॉप्स के बारे में बताऊंगा, कुछ फसल के बारे में बताऊंगा जो हमारे बिहार के मुख्य फसल में आते हैं, और उनके बारे में विशेषता, कौन से ऐसे राज्य हैं या कौन से ऐसे मतलब कि डिस्ट्रिक्ट है हमारे राज्य के, बिहार राज्य के कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे वो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, उसका किसकी प्रोडक्टिविटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव को आज की क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था क्रॉपिंग सीजन के बारे में। क्रॉपिंग सीजन में हम लोगों ने देखा था 3 क्रॉपिंग सीजन। खारिफ क्रॉप को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? रेनी क्रॉप, या फिर इसको हम लोग मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं। राबी क्रॉप को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? राबी क्रॉप को हम लोग कहते हैं आपके विंटर क्रॉप। और जैद क्रॉप को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो जैद क्रॉप को दोस्तों हम लोग कहते हैं समर क्रॉप। तो इन चीजों को हमने पिछली क्लास में देखा था। इसके अलावा हमने ये भी जाना था क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में कि इसकी जो आपकी प्लगिंग होती है वो आपकी होती है जून के महीने में, या फिर ऑनसेट ऑफ मॉनसून जून या फिर जुलाई में। राबी क्रॉप की अगर आपकी प्लॉगिंग देखी जाए तो आपकी अक्टूबर नवंबर में, और अगर जैद क्रॉप की प्लॉगिंग आपकी देखी जाए कि कब आपकी इस जैद जो क्रॉप है, इस क्रॉप की आपकी कब फसल लगाई जाती है, इसकी बात हम लोग अगर करें तो ये आपके अप्रैल में।
खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग कब होती है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग आपके सितंबर अक्टूबर, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर अप किया था। और राबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग आपकी कब होती है, तो इसकी आपकी होती है मार्च अप्रैल। अगर आपको पता है तो फटाफट आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स को हमने पिछली क्लास में कवर अप किया था। और जैद क्रॉप आपके अप्रैल से लेकर के जून तक, ये बिटवीन द राबी एंड खरीफ क्रॉप आपके ये जैद क्रॉप हो जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखा था। बेस्ट एग्जाम्पल राइस, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके वीट यानी कि आपके गेहूं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके वेजिटेबल्स, वाटरमेलन, इस तमाम तरह के वेजिटेबल्स। तो इन सारे क्रॉपिंग पैटर्न्स को या क्रॉपिंग सीजन को हम लोगों ने बिहार के देखा था। और पिछली क्लास में हम लोग राइस की तरफ भी बढ़े थे। राइस के बारे में हम लोगों ने जाना था पिछली क्लास में। एक बार मैं फिर से रिकैप कराना चाहूँगा राइस को। तो राइस को आपके ग्रो करने के लिए कैसा चाहिए, तो हाई विथ ह्यूमिडिटी, यानी कि भाई टेम्परेचर जो है वो हाई चाहिए विथ ह्यूमिडिटी, यानी कि बारिश भी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए, आर्द्रता के साथ साथ उच्च तापमान भी चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के आपके लगभग 45% जो बिहार का कल्टीवेटेड लैंड है, यानी कि जो बिहार जितने मतलब कि जितने बिहार के जगहों पे खेती होती है, उसमें से 45% जो है उसमें आपके राइस की खेती यानी कि चावल की खेती होती है। सीजन की अगर हम लोग बात करें, खरीफ क्रॉप है। प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपके कौन सा जिला करता है चावल का, तो प्रोडक्शन आपके रोहतास करता है, और प्रोडक्टिविटी आपके भोजपुर में देखने को मिलती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों में से कई लोगों को प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस में बताना चाहूंगा। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है, यहां पे मैं एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा। एक एग्जांपल ए है, ए फार्मर बी है। ए फार्मर के पास आपके समझिए कि 100 एकर्स ऑफ लैंड है, और बी फार्मर के पास आपके 50 एकर्स, यानी कि इसका हाफ लैंड। इस 100 एकर्स ऑफ लैंड से ये आपके 500 केजी राइस उगा रहा है, और 50 एकर्स ऑफ लैंड के साथ ये आपके 400 केजी राइस उगा रहा है। अब देखिए, कायदे से देखा जाए तो प्रोडक्शन आपके फार्मर नंबर ए का कर रहा है ज्यादा प्रोडक्शन, और फार्मर नंबर बी आपके कम प्रोडक्शन कर रहा है। फार्मर जो ए है, जो किसान ए है, ये आपके 500 केजी आपके चावल की खेती कर रहा है, और किसान बी जो है ये आपके 400 केजी चावल की खेती कर रहा है। तो कायदे से देखा जाए तो प्रोडक्शन इसका ज्यादा है, उत्पादन इसका ज्यादा है, लेकिन ये 100 एकड़ में इतना कर रहा है और ये 50 एकड़ में ही 400 कर रहा है। तो प्रोडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आपके बी का ज्यादा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि चावल के लिए कृषि कर्मक अवार्ड जो है बिहार को कौन से साल में मिला। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जिन लोगों ने मेरा पिछला सेशन नहीं देखा है उन लोगों को बता दूं कि 2013 में, याद रखिएगा दोस्तों, ये बीपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से आपके पूछ सकता है कि कौन से साल में बिहार को कृषि क्रमक अवार्ड मिला है। तो 2013 में बिहार को आपके कृषि क्रमक अवार्ड आपको मिला है। तो यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर अप किया था, और आज की हमारी क्लास का पहला न्यू टॉपिक है, वो है आपके वीट यानी कि गेहूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी जस्ट आपके राइस को पढ़ा। अब राइस को जानने के बाद हम लोग बढ़ते हैं वीट यानी कि गेहूं की तरफ। तो जैसे चावल आपके पहला इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया का और बिहार का, दोनों का कह लीजिए, या पूरी दुनिया का ही कह लीजिए, चावल सबसे ज्यादा मोस्ट आपके उगाए जाने वाला क्रॉप। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप की अगर हम लोग बात करें, यानी कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फसल जो कि बिहार में उगाई जाती है, तो वो है आपके गेहूं यानी कि आपके वीट। याद रखिएगा दोस्तों, वो है आपके गेहूं यानी कि आपका वीट। इसका सीजन क्या हो जाएगा, राबी क्रॉप है। ठीक है, ये आपका कैसा है, तो राबी क्रॉप या रबी क्रॉप जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपके कब लगाया जाता है, तो इसकी जो बुआई आपके होती है वो आपके तकरीबन होती है अक्टूबर, समटाइम्स नवंबर। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई आपकी शुरू हो जाती है, और इसकी हार्वेस्टिंग यानी कि इसकी कटाई कब होती है, ये फसल पक के तैयार कब हो जाता है, कब इसकी कटाई होती है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी हो जाती है मार्च और अप्रैल के बीच में।
अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक त्योहार मनाया था, चैती छठ। हमारे बिहार में छठ पूजा जो है बहुत ही ज़्यादा मनाई जाती है धूमधाम से। तो छठ पूजा जो है ये भी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, क्योंकि आपको पता होगा कि छठ पूजा में हम लोग सूर्य को अर्घ देते हैं। तो सूर्य को अर्घ देने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ सन, जो हमारे खेतों में जो फसलें पक रही है वो सूरज के कारण ही पक रही है, क्योंकि सूरज उनको मतलब कि खाना दे रहा है, मतलब सनलाइट से प्लांट जो है आपके फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाती है। तो हम लोग सूरज को देते हैं। तो हमारे बिहार में 2 बार छठ पूजा होती है। एक छठ पूजा आपके नवंबर के टाइम पे होती है, तो खरीफ क्रॉप को के बाद होती है, और दूसरी छठ पूजा जो है आपके राबी क्रॉप के बाद, जिसको हम लोग चैती छठ पूजा कहते हैं, वो आपके होती है। तो राबी क्रॉप जो है आपके कौन सी है? वीट जो है आपके क्या है? राबी क्रॉप है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो वीट है यानी कि जो गेहूं है, ये किस प्रकार की मिट्टी में आपको ज्यादा अच्छे तरीके से होता है, ज्यादा अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलता है? तो रेतीली दोमट मिट्टी, जिसको हम लोग कहते हैं सैंडी लोम सॉइल। अब एक प्रश्न बनता है, ऐसा क्यों? सैंडी लोम सॉइल में जो आपके वीट है यानी कि गेहूं जो है ये ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है एक ऐसी मिट्टी है जिसमें हैविंग मोर कैपेसिटी टू रिटेन वाटर या मॉइस्चर कह लीजिए। यानी कि जो मिट्टी है, इस मिट्टी की खास बात यह होती है कि मॉइस्चर को, जो सैंडी लोम सॉइल है, रेतीली दोमट मिट्टी है, ये मॉइस्चर को आपको ज्यादा लंबे समय तक पकड़ के रख सकता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें वीट की, गेहूं की, तो ये आपकी होती है राबी क्रॉप यानी कि ठंड का सीजन। और ठंड के टाइम में आपको पता होगा कि बारिश थोड़ी सी कम होती है, तो जरूरी है कि जो मिट्टी है वो मिट्टी मॉइस्चर को पकड़ के रखे, ताकि ये जो गेहूं है, गेहूं आपके ज्यादा अच्छे तरीके से आपके हो सके। इसके लिए क्लाइमेट कैसी? लेस रेनफॉल एंड टेम्परेट क्लाइमेट, यानी कि कम वर्षा और आपके समशीतोष्ण जलवायु। याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न आपके डायरेक्टली आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि गेहूं में यानी कि वीट में आपके कितने, मतलब कि वीट में जो है आपके कितनी बारिश चाहिए या क्या कंडीशन होनी चाहिए क्लाइमेट की? तो लेस रेनफॉल एंड टेम्परेट क्लाइमेट आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं टॉप प्रोड्यूसर। अगर आपको पता है कि जो गेहूं है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बिहार का कौन सा है, तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर हम लोग टॉप प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो रोहतास, याद रखिएगा रोहतास। चावल में भी रोहतास है और गेहूं में भी आपके रोहतास है। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपके गेहूं की कौन सा जिला करता है, तो रोहतास। सबसे लो प्रोड्यूसर यानी कि सबसे कम प्रोडक्शन आपके गेहूं का कौन सा जिला करता है? सबसे कम प्रोडक्शन, लेस प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, मुंगेर। सबसे कम प्रोडक्शन अगर गेहूं का कोई करता है तो वो है आपके मुंगेर, याद रखिएगा। अब प्रोडक्टिविटी, अभी थोड़ी देर जस्ट पहले मैंने प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बीच में फर्क बताया। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस जिले में आपको देखने को मिलेगी गेहूं की? सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस जिले में आपको देखने को मिलेगी गेहूं की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पटना। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली बीपीएससी क्वेश्चन यहां से आपके एक ऑडिटर एग्जाम हुई थी, उसमें यहां से पूछा था कि प्रोडक्टिविटी पटना की कितनी है, तो 3618, याद रखिएगा 3618 केजी पर हेक्टेयर, ये है आपके प्रोडक्टिविटी। और जब हम लोग बढ़ते हैं लोएस्ट प्रोडक्टिविटी की तरफ, यानी कि सबसे कम प्रोडक्टिविटी आपके गेहूं की कौन से जिले में आपको देखने को मिलती है, सबसे कम प्रोडक्टिविटी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके किशनगंज। यहां पे आपको अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए कितनी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, तो 1862 केजी पर हेक्टेयर में सिर्फ देखने को मिलती है। ये देखिए टॉप है 3618, ये बॉटम है 1862 केजी पर हेक्टेयर। टॉप प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन रोहतास उत्पादक, सबसे कम उत्पादक मुंगेर, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी पटना, सबसे कम प्रोडक्टिविटी किशनगंज। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं गेहूं के बारे में जो आपको
पता होनी चाहिए आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए। चलिए अगली फसल की तरफ हम लोग बढ़े, मक्का यानी कि मेज। ये देखिए मेज, मेज का इस्तेमाल एज ए फोडर के रूप में भी किया जाता है। जिन बच्चों को फोडर क्या होता है नहीं पता है तो फोडर मैं आपको बता दूं, फोडर ऐसे हम लोग फसल को कहते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग जानवरों को चारा देने के रूप में करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फोडर। तो मेज जो मक्का जो है इसका इस्तेमाल आपके फोडर के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा आफ्टर चावल, गेहूं यानी कि राइस और व्हीट के बाद ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, यानी कि तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल अगर हमारे बिहार की कोई है तो वो है आपके मेज यानी कि मक्का। याद रखिएगा, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है हमारे बिहार की वो है आपके मक्का यानी कि मेज। इसके अलावा यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि भाई बताओ मेज किस प्रकार का क्रॉप है, यानी कि कौन से सीजन में होता है। तो मेज आपके होता है खारिफ क्रॉप है। याद रखिएगा, ऑनसेट ऑफ मॉनसून में आपके यानी कि आपके जून जुलाई के आसपास इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई जो आपके तकरीबन हो जाती है आपके अक्टूबर के आसपास। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर के आसपास इसकी कटाई हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमूमन जो मेज है या अमूमन जो आपके मक्का है ये आपके ज्यादातर भारत के पार्ट में राबी क्रॉप में होता है, लेकिन हमारे बिहार में ये खारिफ और राबी दोनों सीजन में आपके मक्का की पैदावार आपको देखने को मिलती है और खारिफ क्रॉप में जबकि आपके ज्यादातर देखने को मिलती है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके अलावा लाइट एंड क्लेई सॉइल, इसको मिट्टी कैसी चाहिए, इसको किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, तो इसको चाहिए आपके लाइट एंड क्लेई सॉइल, हल्की और चिकनी मिट्टी में जो आपके मक्का है, ये मक्का जो है हल्की और चिकनी मिट्टी में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे आपके एग्जाम में कि भाई बताओ किस प्रकार की मिट्टी में मक्का सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो लाइट और क्लेई सॉइल में आपको जो मक्का है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें टॉप प्रोड्यूसर, यानी कि सबसे ज्यादा मक्का का प्रोडक्शन कौन से जिले में, सबसे ज्यादा मक्का का प्रोडक्शन जो है आपके कौन से जिले में आपको देखने को मिलता है, तो टॉप प्रोड्यूसर हो जाएगा कटिहार। कटिहार टॉप प्रोड्यूसर जो है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है आपके, सबसे ज्यादा उत्पादन जो है बिहार के कौन से जिले में मक्का का होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कटिहार। याद रखिएगा, कटिहार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लो प्रोड्यूसर, सबसे कम प्रोड्यूसर कौन सा, तो लखीसराय। लखीसराय बिहार का एक जिला है जहां पे आपको सबसे कम प्रोडक्शन आपको मक्का का देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग नोटबुक में इन चीजों को लिख रहे होंगे और ये पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, उसके आप लोग चिंता मत कीजिएगा, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। आप लोग इस नोटबुक पे लिख रहे होंगे। क्लास अच्छी लग रही हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ये लाइक ही आपका हम सबको मोटिवेट करता है टू डू मच मोर हार्डर वर्क फॉर यू। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अगर मक्का की कही जाए, अगर बात की जाए हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आपके मक्का की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी भी आपको कटिहार जिले में ही देखने को मिलती है। यह भी आपके कटिहार जिला ही हो जाएगा। कितना, अब प्रश्न बनता है कितना, क्योंकि मक्का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना, तो 9002 केजी पर हेक्टेयर। याद रखिएगा 9002 केजी पर हेक्टेयर आपको हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी मक्का की देखने को मिलती है। लोएस्ट प्रोडक्टिविटी की अगर हम लोग मक्का की बात करें तो यह भी आपका वही हो जाएगा लखीसराय। लखीसराय में आपके सबसे कम प्रोडक्टिविटी आपको मक्का की देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्रॉप्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बार्ली यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं जौ, बार्ली जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों जौ। तो बार्ली जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है, क्योंकि अगर हम लोग बार्ली की बात करते हैं तो बार्ली एक ऐसा फसल है, एक ऐसा फसल है जिसको इंसान ने सबसे पहले उगाया था हमारे भारतवर्ष में और हमारे बिहार में भी। ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप ऑफ बिहार, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भाई बताओ बिहार की सबसे पुरानी कृषि फसल कौन सी है, बिहार की सबसे पुरानी कृषि फसल कौन सी है, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बार्ली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बार्ली। बार्ली जो है सबसे पुरानी
एग्रीकल्चर क्रॉप यानी कि बिहार की सबसे पुरानी कृषि फसल जो है वो है आपके बार्ली। याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा बार्ली का सीजन क्या है, तो ये आपके राबी क्रॉप है, ये आपके राबी क्रॉप है, यानी कि राबी सीजन जो है, राबी सीजन में ये आपके बार्ली होती है। और इसके लिए भी वही सेम कंडीशन, वही सेम चीजें चाहिए जो कि आपके वीट के लिए चाहिए होती है, जो कि आपके गेहूं के लिए चाहिए होती है। लेकिन जो बार्ली जो है गेहूं से बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन है, मच मोर न्यूट्रिशन, मच मोर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू देन व्हीट, यानी कि आपके गेहूं से कई ज्यादा न्यूट्रिशन, कई ज्यादा पोषक तत्व आपको बार्ली में देखने को मिल जाते हैं। बट स्टिल क्योंकि इनके साथ क्लैश हो रहा है, मतलब कि आप देखा जाए तो राबी क्रॉप, बार्ली और गेहूं भी राबी क्रॉप है और बार्ली भी आपके राबी क्रॉप है, दोनों के साथ क्लैश हो रहा है। इसलिए लोग जो हैं ज्यादातर आपके गेहूं की तरफ, गेहूं के पैदावार की तरफ बढ़ जाते हैं, वीट की पैदावार की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो बार्ली की जो क्रॉप है वो थोड़ी सी आपकी पैदावार आपको कम देखने को मिलती है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें टॉप प्रोड्यूसर्स की, अगर हम लोग बात करें टॉप प्रोड्यूसर्स की दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वेस्ट चंपारण। इसके अलावा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की हम लोग बात करते हैं तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आपको कहां पे देखने को मिलेगी, तो ईस्ट चंपारण। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ग्राम, अगले फसल की तरफ हम लोग और बढ़ते हैं, ग्राम यानी कि चना। अगला जो फसल है हमारा ग्राम यानी कि चने की तरफ हम लोग और बात करते हैं, ग्राम यानी कि चने की तरफ। तो जो ग्राम है, चना जो है, ये बेसिकली आपके ल्यूगुमिनस क्रॉप है। ल्यूगुमिनस क्रॉप क्या होता है दोस्तों, तो ल्यूगुमिनस क्रॉप ऐसे फसल को कहते हैं जो कि आपके दलहनी फसल होती है, ल्यूगुमिनस क्रॉप है। अगर हम लोग ग्राम की बात करें, चने की बात करें, तो टॉप प्रोड्यूसर यानी कि जो चने का टॉप प्रोड्यूसर आपके कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चना भाई सबसे ज्यादा कहां पे उगाया जाता है, तो इसका आपके जवाब हो जाएगा पटना। और चने को हम लोग कह सकते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप। एक और पॉइंट यहां पे आप लोग लिख लीजिए, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप, यानी कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राबी क्रॉप अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपके हो जाएगा ग्राम यानी कि चना। टॉप प्रोड्यूसर आपके कौन सा हो जाएगा, पटना। हाईएस्ट प्रोड्यूसर आपके दोस्तों कौन सा हो जाएगा, पटना हो जाएगा। लोएस्ट प्रोड्यूसर आपके कौन सा हो जाएगा, किशनगंज। याद रखिएगा सबसे कम पैदावार आपके चना की कहां की होती है, तो आपके किशनगंज की। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये रहा चना जो आप लोग अमूमन ट्रेन वगैरह में खाते हो, टाइम पास चना। तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, चने की अगर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको कहां पे देखने को मिलती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा बक्सर। और लोएस्ट प्रोडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे कम प्रोडक्टिविटी आपको कहां पे देखने को मिलती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके किशनगंज। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, ये हो गया ग्राम, ये हो गया चना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं अगले फसल की तरफ, खेसारी। ये देखिए मेरा खेसारी का दाल आप लोग देखे ही होंगे कई बार। तो अब जब भी घर पे बात हो, जो अगर घर से अलग रह रहे होगे या फिर जो घर पे जिनको दिक्कत होती है दाल पहचानने में, तो देख लीजिए यही आपके खेसारी दाल, ऐसा ही कुछ होता है खेसारी दाल। ये देख लीजिए, अब आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। आज आपको सारे दालों के बारे में दिखाऊंगा मैं इमेज के साथ। तो देखिए खेसारी दाल जो है राबी क्रॉप है और चौथा इंपॉर्टेंट क्रॉप है, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। हमारे बिहार का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है वो है आपके क्या दोस्तों, तो खेसारी। ऐसे अमूमन जब हम लोग खेसारी की बात करते हैं तो इंडिया में इसका कुछ खास प्रोडक्शन नहीं होता है, लेस इंपॉर्टेंट क्रॉप इन पल्स। अगर हम लोग पल्सेस की बात करें, दलहन की बात करते हैं, पल्स की बात करते हैं, दलहन की बात करते हैं, तो इंडिया में कुछ खास इसका खेसारी का इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हम लोग बात अगर करते हैं खेसारी के बारे में, तो ये जो है आपके पल्स दलहन जो है ये आपके ज्यादा इंडिया में कुछ खास इंपॉर्टेंट इसका नहीं आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार में इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप हमारे बिहार का हो जाता है। और टॉप प्रोड्यूसर की अगर हम लोग बात करते हैं, टॉप प्रोड्यूसर की अगर हम लोग बात करें, आपके खेसारी जो है टॉप प्रोड्यूसर आपके कौन सा है हमारे बिहार का, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा पटना।
और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आपके सुपौल। ऑलराइट, अब चलिए अगले फसल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अरहर। अगले फसल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अरहर। अरहर जो है ये देखिए, कुछ अरहर इस टाइप का टूल्स देखने को मिलता है। अरहर ये देखिए, अरहर की अगर हम लोग बात करते हैं तो लेस फर्टाइल सॉइल, ये आपके लेस फर्टाइल सॉइल में होती है, ये थोड़ी सी कम उपजाऊ मिट्टी में होती है, लेस फर्टाइल सॉइल में होती है। ये आपके खारिफ क्रॉप के साथ ही बोई जाती है। इसके अलावा अरहर की खास बात यह होती है कि ये आपको खारिफ क्रॉप के साथ मतलब कि बोई जाती है, लेकिन इसकी जो कटाई होती है वो राबी क्रॉप के साथ होती है। ये ध्यान रखिएगा, बोई जाती है आपके खारिफ क्रॉप के साथ, लेकिन जो इसकी हार्वेस्टिंग होती है वो आपके राबी क्रॉप के साथ होती है। इसके अलावा अरहर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होता है, तो दरभंगा जिले में आपके अरहर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों, मूंग दाल। अब मूंग दाल को भी पहचानना आसान हुआ, ये रहा मूंग दाल। ये मूंग दाल को आप लोग पहचान सकते हो, अब लाल दाल पीली दाल कहने की जरूरत नहीं होगी। जब हम लोग बात करते हैं मूंग दाल की, तो मूंग दाल जो है ये आपके एक ऐसा दाल है जो कि आपके बिहार के मैदानी क्षेत्र में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। बिहार के मैदानी क्षेत्र में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है मूंग दाल, बिहार के मैदानी क्षेत्र में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लीडिंग प्रोड्यूसर आपके मुंगेर आपके मूंग का लीडिंग प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें रागी यानी कि मडुआ, जिसको हम लोग कहते हैं कोर्स ग्रेन, मोटे अनाज। अब प्रश्न बनता है कि वाई रागी इज नोन एज कोर्स ग्रेन, तो इसको हम लोग कोर्स ग्रेन इसीलिए कहते हैं ड्यू टू हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। यहां पे आपको काफी ज्यादा पोषक तत्व इसमें आपको देखने को मिलते हैं रागी में, मडुआ में, इसीलिए इसको कहा जाता है इसीलिए इसको कहा जाता है कोर्स ग्रेन। याद रखिएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है कोर्स ग्रेन। ये आपके सहरसा और सुपौल, इन दो जगहों पे आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अगले फसल की तरफ हम लोग बात करते हैं तो मसूर की तरफ हम लोग अगर बात करते हैं तो ये आपके पल्स क्रॉप है। ये आपके क्या है, पल्स दलहन है। ये देखिए, जिसको हम लोग रेड दाल कहते हैं वो है आपके मसूर, पल्स क्रॉप। ये आपके दलहन है, पल्स क्रॉप है। मसूर जो है आपके दलहन है। कौन से सीजन में होता है, राबी सीजन में होता है। सबसे ज्यादा कहां पे होता है, पटना। डायरेक्टली क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं कि पल्स क्रॉप है, राबी सीजन में होता है, सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो पटना। और आखिरी हम लोग बढ़ते हैं आज के क्रॉप की, जो कि है आपका तीसी दोस्तों, याद ही होगा आपको, ठंड के मौसम में जो हम लोग छत पे जाते थे बचपन में, चावल दाल, उसके ऊपर तीसी, हरे मिर्च और प्याज डाल करके, ये है तीसी आपके। अगर हम लोग बात करते हैं तीसी की, तो तीसी जो है दोस्तों डीप एंड मॉइस्ट क्ले, यानी कि इसके लिए आपको गहरी और नम मिट्टी चाहिए तीसी के लिए, और ये आपके डीप एंड मॉइस्ट क्ले में आपकी होती है। और सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन आपके तीसी का होता है वो आपके होता है दरभंगा में। याद रखिएगा, दरभंगा में। यहां से आपके बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई बताओ तीसी जो है यो कौन सी मिट्टी में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो डीप एंड मॉइस्ट क्ले जो मिट्टी है वहां पे आपको तीसी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें क्लास पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आया हो, आपने इस क्लास को काफी कुछ एंजॉय किया हो, आपने बहुत कुछ इस क्लास से सीखा हो। अगर ये क्लास अच्छी आपको लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो इंस्टाग्राम पे जाइए, ये मेरे आईडी है, ये फेसबुक का मेरा आईडी है, ये मेरे ट्विटर हैंडल है, इसके अलावा ये मेरा मेल आईडी है। आप अपने कोई भी क्वेरीज, कोई भी प्रश्न जो है वो आप यहाँ से आसानी से पूछ सकते हो और मुझे फॉलो अप करके सारी चीज़ें, सारी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हो। सो आई होप कि यू एंजॉयड द क्लास अ लॉट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।